नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मनमोहन क्लासेस पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी 2011 के प्रश्न पत्र पर। इससे पहले हम प्रश्न पत्र 2010 पर चर्चा कर चुके हैं और उसकी सभी क्वेश्चनों को हम कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड में, जिसमें हम वर्ष 2011 का प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह प्रश्न पत्र सभी यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट के लिए काफी उपयोगी और हेल्पफुल होगी। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह प्रश्न आपके प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश के पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है। इसके 3 कथन दिए गए हैं, इनका सही आंसर हमें बताना है। पहला कथन है हमारा, जिला आयोजन समिति का गठन। दूसरा कथन है, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा। कथन 3 है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। तो आइए इसके सभी ऑप्शनों को हम एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें यह ऑप्शन दिए गए हैं। यदि बात करें कि जिला आयोजन समिति, यह इसके द्वारा नहीं किया गया था, जबकि राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव कराता है और राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो एक बार हम इसके ऑप्शन देखते हैं और बात करते हैं इसके आंसर की। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है हमारा, ए है केवल 1, तो वो बात हमारी गलत थी। ऑप्शन बी केवल 1 और 2, तो इसमें एक बात गलत है, एक बात सही है। जबकि हमसे पूछा गया है कि क्या प्रावधान हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3, यानी कि राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेगा। यह संविधान संशोधन अधिनियम 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। आप क्वेश्चन को एक बार पुनः से पढ़कर देखकर समझने की कोशिश करें तो आपके यह क्वेश्चन समझ में आएगा। और यदि आप वीडियो के अंत तक रहते हैं तो आप एक ना एक क्वेश्चन इस वीडियो से अवश्य लेकर जाएंगे। आशा करता हूं आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। बढ़ते हैं हम आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में यदि एक धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए तो वह किस विशेष लाभ का अधिकारी होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी गहराई भरा क्वेश्चन है। आइए इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके हमें 3 कथन दिए गए हैं। यह विशेष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन कर सकता है। कथन 2 है, भारत के राष्ट्रपति स्वयं उक्त समुदाय का एक प्रतिनिधित्व लोकसभा में नामित करते हैं। और कथन 3 है, यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है। तो आइए एक बार इसके हम ऑप्शनों को देखते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा 1, बी है 2 और 3, सी 1 और 3 या डी 1, 2, 3। यदि बात करें कि जैसा कि आपको पता है कि यह विषय शिक्षा संस्थाओं की संस्थान तथा इनका संचालन कर सकता है, जबकि कथन 2 में दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति स्वयं उक्त समुदाय का एक प्रतिनिधि लोकसभा में नामित करता है। यह करता था, अब नहीं करता है। देखिए हमें दिया गया है नामित करते हैं। नंबर 3 दिया गया है, यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम में लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यह बात भी बिल्कुल एक्यूरेट सही है। इसीलिए यदि हम बात करें, यह ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, इसमें यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, और परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन को बनने के पूर्ण चांस रहते हैं। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो काफी हेल्पफुल आपके लिए और वैल्यूएबल यह वीडियो आपके लिए साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में लाखों विकलांग व्यक्ति रहते हैं, कानून के अंतर्गत उन्हें कौन से लाभ प्राप्त हैं। इसमें भी हमें 3 कथन दिए गए हैं और ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हमें देना है। पूछा गया है कि भारत में लाखों विकलांग व्यक्ति रहते हैं
और कानून के अंतर्गत इन्हें कौन से लाभ प्राप्त हैं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हल्की फुल्की जानकारी ही होगी। तो आज आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको यह वीडियो काफी पसंद आएगी और आपके ये सारे क्वेश्चन फंसने के चांस भी रहेंगे। यह क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में ही पूछे गए हैं। जैसा कि हमें दिया गया है कथन पहला, सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 18 वर्ष की आयु तक इन्हें मुफ्त शिक्षा प्राप्त होती है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि विकलांग व्यक्ति को 18 वर्ष तक आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। कथन 2 है, व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि के आवंटन में प्राथमिकता। यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि विकलांग व्यक्ति के लिए भूमि आवंटन में प्राथमिकता पहले नंबर की है। जैसा कि आपको पता भी है कि सार्वजनिक परिवहनों में भी विकलांग व्यक्ति को अलग अलग से सीट तथा उसके किराए में कटौती की जाती है। वहीं पर हम कथन 3 की बात करें तो सार्वजनिक भवनों में ढलवा सीढ़ी, जैसा कि आपने देखा होगा सार्वजनिक भवन जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, ये काफी जो सार्वजनिक भवन होते हैं इनमें जो आपने देखी होंगी ढलाव भरी सीढ़ी होती हैं, यह भी एक संविधान के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति के कानूनों को लाभ प्राप्त कराते हैं। इसलिए इसके मेरे हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वह यह भी सही का कथन हो जाएगा। इसलिए यदि हम इसके आंसर को या ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यदि हम बात करें कि यह तीनों ही बात सत्य बैठ रही हैं। आइए, आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपके परीक्षाओं में बनने के इनके पूरे चांस हैं। तो बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड यानी कि भारत की संचित निधि की निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की संसद द्वारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकासी के लिए एक प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होने के बाद ही कंसोलिडेटेड फंड यानी कि हम इससे धन निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, करों तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी कार्यक्रम के संचालन के लिए जमा किए जाते हैं। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर हमें बताना है। भारत की आस्मिक निधि खाती, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली फंड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी है लोक लेखा में, ऑप्शन सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी जमा एवं अग्रिम निधि। एक बार पुनः से हम क्वेश्चन को दोहराने की कोशिश करेंगे। करों तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी के संचालन के लिए कहां जमा किए जाते हैं। यदि बात करें कि भारत की संचित नीति में यह सभी कर जमा किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्वी ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पूर्व की ओर देखो एक नीति है, जिसके अंतर्गत आपको 3 कथन दिए गए हैं। इसमें से सही कथन चुनकर आपको नीचे दिए गए ऑप्शनों में से टिक करना है। तो आइए पहले हम सर्वप्रथम सावधानी पूर्वक कथनों पर ध्यान करते हैं। तो पहला कथन है हमारा, भारत पूर्वी एशिया के मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय रूप स्थापित कराना चाहता है। कथन 2 है, भारत शीत युद्ध की समाप्ति के बाद व्याप्त निर्वात को भरना चाहता है। या कथन सी, भारत दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहता है। यदि बात करें इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक और 3, केवल 3 या ऑप्शन डी 1 2 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3, यानी कि भारत पूर्वी एशिया के मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है और इसे अपनी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। यदि कथन 3 पर बात करें तो भारत दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के सभी पड़ोसी देशों के साथ ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने की पूर्ण कोशिश करता रहता है, परंतु पाकिस्तानी देश या मध्य पूर्वी देश ऐसा नहीं चाहते हैं, जबकि भारत इस स्थिति में अग्रसर रहता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता है, इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर को टिक करके बताना है। क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो क्या होता है? ए, बजट को संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी है, बजट को सुझाव के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है। या ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री को त्याग पत्र के लिए कहा जाता है। या ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री परिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित होता है। यदि वह पारित नहीं होता है तो यहाँ के प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को, यानी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को अपना त्याग पत्र सौंपना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय बजट जो प्रत्येक 1 जुलाई को लाया जाता है, वह कहां पर यदि यह पारित नहीं हो पाता है तो इसका पूर्ण जिम्मेदार कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही सरकार के हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं हैं? इसका आंसर आप यदि पॉलिटी पढ़े हैं तो काफी आसानी के साथ इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो आइए पहले इसके ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। सार्वजनिक चुनाव में मतदान, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, या ऑप्शन डी संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का पालन करना। यदि बात करें कि हाल ही में भारत में संविधान के अंतर्गत यह मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे कि सार्वजनिक चुनाव में मतदान, यह हमारा मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक चुनाव में मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर भी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर को टिक करके बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कथन ए बी सी कोई सही नहीं है। जैसा कि हम आपको बता दें कि वीडियो में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपको सामने इनको क्वेश्चनों को ऑप्शनों को नहीं पढ़ पाए, जो कट हो गई वीडियो, उसके लिए माफी चाहूंगा आपके लिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए ऑप्शन में से उसका सही आंसर चुनना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो शिक्षा का अधिकार, नंबर 2 है सार्वजनिक सेवाओं में समान पहुंच का अधिकार, और 3 है खाद्य अधिकार। क्वेश्चन दिया गया है उपरोक्त में से कौन मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अंतर्गत मानवाधिकार हैं? यदि बात करें, काफी घुमाया हुआ क्वेश्चन है और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चनों को पूछती है। काफी सरल क्वेश्चन है लेकिन काफी घुमाकर पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि सार्वभौमिक घोषणा पत्र क्या है और इसके अंतर्गत ये तीनों कथन जो दिए गए हैं क्या वे सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हां दोस्तों, मानवाधिकार घोषणा पत्र के तहत शिक्षा का अधिकार, समान सेवाओं की पहुंच का अधिकार और खाद्य अधिकार, यह सभी हमारे सार्वभौमिक घोषणा पत्र के मानवाधिकार हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3
तीनों कथन ही सत्य हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज की वीडियो के हमारे सारे क्वेश्चन 10 टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम मिलेंगे आपसे वर्ष 2012 के प्रश्न पत्र में। यदि आपको हमारी यह वीडियो की सीरीज पसंद आए तो एक बार दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें, क्योंकि सभी यूपीएससी कर रहे तैयारी के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमारा साथ देना है, हमारी टीम का साथ देना है, जो आपके लिए इतनी मेहनत करके इन क्वेश्चनों को कलेक्ट कर, टाइप कर तथा उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर, चैनल पर यदि नए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।